फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई स्ट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये एक शॉर्ट न्यूज है रॉक अगामा के बारे में। अच्छा देखिए, मुद्दा ये है कि जो भारतीय विज्ञान संस्थान है IISc बेंगलुरु, इसने क्या किया था, एक अध्ययन कराया था। किसके लिए? तो पर्यावरणीय कारकों को समझने के लिए, जिसमें शहरीकरण को भी समझना था। तो उसी में ये चीज निकल करके आई है। उसमें क्या बताया गया कि जो ये रॉक अगामा है, ये छिपकली की एक प्रजाति है। ये लोग क्या करते हैं, तो इनके शरीर में खुद की गर्मी नहीं होती है। फिर तो इनको गर्मी के लिए क्या चाहिए? बाहरी स्रोत चाहिए। बाहरी स्रोत क्या? जैसे चट्टान हो गई, ऐसे दीवार का ऐसा स्थान हो गया जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो। तो हमें इस स्टडी से ये पता चलता है कि इनके अंदर अपनी खुद की गर्मी तो होती नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये गर्मी लेने के लिए कहीं और जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ? मान लीजिए अगर इनको गर्मी चाहिए तो ये यूरोप में तो जाएंगे नहीं, कश्मीर में तो जाएंगे नहीं जहाँ पे बर्फ पड़ रही हो, वहीं जाएंगे जहाँ इनको गर्मी मिले। तो वही बात की जा रही है इस स्टडी में कि जहाँ इनकी संख्या मिलती है, उसका ये मतलब है कि ये क्षेत्र, ये शहर गर्म हो रहा है। यानी ये क्या हो गया? एक प्रकार की संकेतक प्रजाति हो गई। संकेतक प्रजाति का क्या मतलब है? जो किसी बारे में सूचना दे। जैसे अब ये किसके बारे में सूचना दे रही है? तो ये सूचना दे रही है कि जो क्षेत्र है वो गर्म हो रहा है। ऐसे कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो ये सूचना देती हैं कि पर्यावरण जो है वो खराब हो रहा है, पर्यावरण की स्थिति बिगड़ रही है। तो ये सारी प्रजातियां संकेतक प्रजातियां कहलाती हैं जो किसी के बारे में सूचना दे। इनका वैज्ञानिक नाम है सामोफिलस डॉर्सिलस। ये एक प्रकार के बड़े जानवरों की श्रेणी में आते हैं जो आश्चर्यजनक रूप से किस कलर के होते हैं? तो नारंगी और काले रंग के होते हैं। यहाँ पे वही पॉइंट लिखा गया है कि अपने शरीर की गर्मी स्वयं उत्पन्न नहीं कर पाते हैं और बाहरी स्रोतों से गर्मी तलाश करते हैं। वो विभिन्न पहलुओं से पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? तो शहर के कुछ हिस्से गर्म हो रहे हैं, इसका संकेत देते हैं। और उनकी संख्या से पता चलता है कि खाद्य जाल परिवर्तित हो रहा है। यानी दो चीजों के बारे में बताते हैं। कैसा? तो पहले बताते हैं शहर गर्म हो रहा है, दूसरा क्या बताते हैं, जो खाद्य जाल है इसमें भी परिवर्तन आ रहा है। ये कहाँ पाया जाता है? तो प्रमुखता से भारत या एशिया में पाए जाते हैं। भारतीय राज्य कौन कौन से? तो तमिलनाडु हो गया, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। ये प्रिकोशियल प्रजाति से संबंधित हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सुरक्षा की स्थिति इनकी क्या है। यानी IUCN हो गया, साइट्स हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का हो गया, इन सब में कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? यहाँ पे हम देखते हैं इसके बारे में। IUCN की जो लाल सूची है उसमें कौन सी कैटेगरी में? कम से कम चिंता का विषय है ये, यानी लिस्ट कॉन्सर्न वाली कैटेगरी में रखा गया है। साइट्स वाली स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर लागू नहीं होती है, यानी इसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया साइट्स वाली स्थिति। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें भी लागू नहीं होता, यानी इन दोनों में इसको रखा ही नहीं गया किसी भी श्रेणी में। अब हम देखते हैं कि इस अध्ययन में छिपकली के बारे में क्या क्या खुलासे हुए हैं, मतलब क्या क्या बातें बताई गई छिपकली से जुड़ी हुई, यानी कि रॉक अगामा जो उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें बताई गई। तो इसमें बात की जा रही पहला पॉइंट की इंगित करते हैं शहर के कौन से हिस्से गर्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी गर्मी तो है नहीं, गर्मी के लिए बाहरी स्रोत तलाश करते हैं, तो वहीं पे जाएंगे जहाँ पे ज्यादा गर्मी होगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि उनकी संख्या दर्शाती है कि खाद्य जाल कैसे बदल रहा है। यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है जो मैंने आपको कई बार बताया। तो यहाँ पे दो चीजें बताते हैं। पहले क्या कि शहर के कौन से हिस्से गर्म हो रहे हैं, दूसरा क्या बताते हैं कि खाद्य जाल में परिवर्तन कैसे आ रहा है। बिंदु ये है कि ये लोग कीड़े खाते हैं और इसके बदले में क्या होता है, तो जो शिकारी पक्षी हो गए, सांप हो गए, कुत्ते हो गए, वो लोग इनको खा लेते हैं, छिपकली को, रॉक अगामा को। और रॉक अगामा क्या खाता है? कीड़ों को खाता है। और जहाँ पे कीड़े नहीं रहेंगे वहां पे रॉक अगामा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब इसको खाने नहीं मिले तो सर्वाइव कहाँ से करेगा, जिंदा कहाँ से रहेगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि कीड़े स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि वे परागण सहित कई सेवाएं प्रदान करते हैं। इसलिए चट्टानी आगामों की उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य पहलुओं को समझने के लिए एक अच्छी मॉडल प्रणाली प्रस्तुत करती है। जो मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनका सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसी के बारे में ये न्यूज है। क्या हुआ? अभी हमारे सीजाई साहब जो हैं, DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने क्या किया है, तो ऑल वुमेन कमेटी का गठन किया है। यानी ऐसी कमेटी बनाई जिसमें सभी महिलाएं होंगी। किस लिए? ताकि जो वहाँ पे दुर्व्यवहार हुआ था महिलाओं के साथ उसको समझा जा सके, उसके बारे में जांच पड़ताल की जा सके और जो उसके दोषी हैं उनको सजा दी जा सके। कहीं पर भी अगर ऐसा मुद्दा होता है ना कि जहाँ लंबे समय तक ऐसा मुद्दा खिंच जाए, जहाँ पे दंगे बहुत लंबे समय तक खिंच जाए या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा हो, तो यहाँ पे जब तक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तब तक ऐसे मुद्दे नहीं हो सकते। और आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख भी सकते हैं कि महिलाओं ने क्या आरोप लगाया कि जब वो पुलिस के पास गई तो पुलिस ने ही उनको भीड़ के हवाले कर दिया। अब आप यहाँ पे सोच के देखिए कि रक्षक ही भक्षक बन जाए। यानी अगर आप पुलिस के पास जा रहे हैं कि पुलिस सुरक्षा करेगी, पुलिस ही आपके साथ और बदतमीजी करे, पुलिस ही आपको उठा करके दे दे, तो आप सोचिए कि क्या स्थिति बनेगी। फिर आदमी कहाँ जाएगा, किससे गुहार लगाएगा। और इस केस में एक चीज अच्छी ये हुई
कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI 7 ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि स्वतः संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान का क्या मतलब है कि इन्होंने FIR नहीं की महिलाओं ने, ना तो ये लोग कोर्ट में गए, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जो CJI साहब हैं उन्होंने क्या किया, अपने आप से ज्ञान लिया और अपने आप से यहाँ पे केस दायर किया और उसके बारे में सुनवाई की और सरकार को हाजिर तलब किया कि आप लोग इसके बारे में जानकारी दीजिए। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इस कमेटी के अध्यक्ष हैं जस्टिस गीता मित्तल। उसके अलावा इसमें एक IPS ऑफिसर को भी रखा गया है। वो कौन है? तो वो है दत्तात्रेय पडसलगीकर। ये कहाँ के? महाराष्ट्र के। ये क्या करेंगे? जो मणिपुर हिंसा हुई थी उसमें जो दर्ज मामले हैं उसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, उसके बारे में रिपोर्ट देंगे CJI चंद्रचूड़ साहब को। अब यहाँ पे वही सारे पॉइंट लिखे हुए कि गीता मित्तल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक सर्व महिला समिति के गठन की घोषणा की गई। किसके द्वारा? तो भारतीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा। समिति का आदेश करेगा तो घरों और पूजा स्थलों सहित राहत, पुनर्वास और बहाली के प्रयासों का परीक्षण, उसके अलावा हस्तक्षेप और निगरानी करना। और यहाँ पे वही पॉइंट लिखा गया कि दत्तात्रेय पडसलगीकर ये मणिपुर हिंसा के दौरान दर्ज मामलों की जांच करेंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की सुप्रीम कोर्ट के सक्रिय उपायों का उद्देश्य व्यापक राहत प्रयासों, प्रभावी पुनर्वास और पारदर्शी जांच प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाकर मणिपुर में हिंसा से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है। अब देखें कि इतने समय से मणिपुर हिंसा चल रही है लेकिन रुक क्यों नहीं रही? क्योंकि अभी राजनीतिक इच्छा ही नहीं। अगर सरकार चाह ले तो 1 मिनट में वो हिंसा रुक जाएगी। वो एक कोई मूवी है उसमें डायलॉग भी बोलता है कि अगर पुलिस वाले चाहें तो मंदिर के सामने से एक चप्पल नहीं चोरी हो सकती है। बाकी तो आप छोड़िए। तो वही कंडीशन है यहाँ पे भी कि जब तक राजनीतिक इच्छा नहीं है ना तब तक ये चीज़ रुक नहीं सकती। और ये सारी चीज़ें मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि राजनीतिक फायदे के लिए ही की जाती हैं। उसमें आम आदमी का कोई दोष होता नहीं है, लेकिन मरता कौन है? आम आदमी ही मरता है। मारता भी वही है, मरता भी वही है। जबकि यहाँ पे बैकग्राउंड में चल रहा होता है राजनीति और हम समझते नहीं इस चीज़ को। आपका नेता जो आपको भड़का रहा है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जब आपके घर पे प्रॉब्लम होगी तो आएगा आपका पड़ोसी ही है, आपका नेता नहीं आएगा तुरंत। वो तो अगर आएगा भी तो कब, बहुत बाद में आएगा, जब सारी घटनाएं घट चुकी होंगी। लेकिन जो सबसे पहले आएगा वो आएगा आपका पड़ोसी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जात का हो। तो आप इस तरीके से इन सारी चीज़ों में मत फंसिए यार। कम से कम आप लोग तो मत फंसिए। एजुकेटेड हैं, APSC की तैयारी करें तो इन सारी चीज़ों से दूर ही रहिए। अगर कोई भड़का रहा है तो उसको बोलिए कि ठीक है आगे बढ़िए। इन सारी चीज़ों में बिल्कुल मत फंसिए। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं जन विश्वास अधिनियम 2023 के बारे में। इस अधिनियम को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य ये था कि जो व्यापार करने में आसानी हो सके, उसके अलावा जीवन जीने में आसानी हो सके। इस वजह से इस अधिनियम को लाया गया था। लेकिन ये अधिनियम विवाद का मुद्दा बन गया है। अब विवाद किस वजह से हो रहा है? तो विवाद इसलिए हो रहा है कि इस अधिनियम के तहत जो सजा देने का हक है, सजा देने का जो अधिकार है वो किसको दे दिया गया? नौकरशाही को दे दिया गया। जबकि सामान्यतः किसका होता है ये अधिकार? तो सामान्यतः होता ये है कि न्यायपालिका को अधिकार होता है सजा देने का। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जो पुलिस होती है उसका क्या काम है? FIR दायर करे, जो भी सबूत मिलता है उसको इकट्ठा करे, जांच पड़ताल करे उस केस की, उसके बाद क्या करे? सब कुछ ले जा करके कोर्ट के सामने रख दे। अब यहाँ पे कोर्ट सजा सुनाएगी कि 2 साल की सजा देनी है, 5 साल की सजा देनी है, 10 साल की सजा देनी है। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को पलट करके नौकरशाही को दे दिया गया है। इसी वजह से विवाद का मुद्दा बन गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जन विश्वास अधिनियम क्या है, उसकी विशेषताएं क्या, उसमें समस्याएं क्या, सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे वही बात की जा रही है कि विवादास्पद जन विश्वास अधिनियम 2022 को संसद द्वारा कानून बनाया गया था। इसमें कितना? तो 19 मंत्रालय विभाग शामिल है। किसके? केंद्रीय सरकार के। उसमें कितना? तो 42 केंद्रीय अधिनियमों में अपराध मुक्त करने के लिए कितने? तो 183 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। यानी आप देखेंगे केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के 19 मंत्रालय विभाग ऐसे हैं जिसके कितने अधिनियम? तो 42 अधिनियम। अब 42 अधिनियम में से कितना? तो 183 प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने की बात की गई है जन विश्वास अधिनियम 2023 के द्वारा। इन 2 पॉइंट में वही बात की जा रही है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो जीवन जीने में आसानी हो और व्यापार करने में आसानी। उसके अलावा यहाँ पे जो दंड देने की शक्ति हो किसको? न्यायपालिका से नौकरशाही को हस्तांतरित कर दी गई। संशोधित जन विश्वास अधिनियम भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वन अधिकारियों के अधिकार का विस्तार करता है। यानी भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत यहाँ पे अधिकारियों को जो अधिकार दिया गया था, अब उस अधिकार को और बढ़ा देता है ये अधिनियम। उसके अलावा जंगल से संबंधित नुकसान की जांच करने के अलावा ये अधिकारी अब क्या कर सकते हैं? तो जंगल को वे नुकसान की सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं और अपराधी को पहुंचाए गए नुकसान के लिए असीमित मुआवजा देने की मांग कर सकते हैं। यानी अब इन अधिकारी को क्या अधिकार दे दिया गया है? जो जंगल में नुकसान हुआ है उसको ये लोग तय करेंगे किस हद तक नुकसान हुआ, उसके लिए कितना मुआवजा देना है, ये कौन तय करेगा? तो यहाँ पे वो भारतीय वन अधिनियम के तहत जो अधिकारी नियुक्त किया गया है उसकी रक्षा के लिए वो करेगा, ना कि यहाँ पे न्यायपालिका करेगा या कोई ट्रिब्यूनल करेगा। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या रही है? तो 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। उसके बाद क्या हुआ? तो संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया। समिति को किस लिए भेजा जाता है? ताकि इसके बारे में और अच्छे से चर्चा हो सके, ताकि इसके बारे में और अच्छे से रिसर्च हो सके कि कौन से पॉइंट अच्छे हैं, कौन से पॉइंट खराब है, किसको हटाया जाना चाहिए, किसको जोड़ा जाना चाहिए। ये सारी चीजें देखने के लिए समिति को भेजा जाता है, क्योंकि संसद को इतना समय नहीं है ना कि एक ही बिल पे पूरे साल चर्चा करती रहे, और भी इसको काम है। इस वजह से समिति को भेज दिया जाता है ताकि इसके बारे में और अच्छे से जानकारी इकट्ठी की जा सके। इसकी आवश्यकता क्या बताई गई है? तो इसकी आवश्यकता यह है कि न्याय प्रणाली पर अनुचित दबाव को कम करने के लिए, आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए ऐसे कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है
हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इस पे कितने सारे केसेस का भार है। आप देखेंगे कई बार तो जज सामने आके रो देते हैं, यार इतना सारा केसेस है, हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व होता नहीं है, बहुत सारी समस्याएं निकल करके आती हैं। तो वो जो केस का दबाव है कोर्ट के ऊपर, न्यायालय के ऊपर, उसी को कम करने के लिए लाया गया है। दूसरा, गंभीर दंड लगाए बिना तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक का समाधान करने के लिए, यानी यहाँ पे बात करें कि छोटे मोटे अगर कोई गलती हो जाती है तो ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको सजाए मौत दे दी जाए। वो नहीं ना कि मध्यकाल या एंशिएंट इंडिया है कि आपको क्या करना है, अगर छोटी सी भी गलती हुई तो राजा के द्वारा आपको सीधा सजाए मौत दे दी जाए। तो उस सारी गलतियों के लिए बहुत बड़ी सजा न दी जाए, उसके लिए इसको लाया गया है। अपराध की गंभीरता और निर्धारित सजा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए इसको लाया गया है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी ये क्या कर रहा है, एक आदमी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, और एक तरफ ये दो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इसने इसको गाली बस दी है, तो अब दोनों का अपराध सेम नहीं ना है। ये इसका मर्डर कर रहा है, ये इसको सिर्फ गाली दिया, तो दोनों का अपराध एक जैसा तो हुआ नहीं। तो इसी के बीच कि जो अपराध है और यहाँ पे जो सजा है, ऐसा तो है नहीं कि अब इनको फांसी की सजा दी जाएगी क्योंकि इन्होंने मर्डर किया था और इन्होंने गाली दी है तो इसको भी फांसी की सजा दी जाए। दोनों के बीच कुछ तो अलग होगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसने मर्डर तो किया नहीं, सिर्फ गाली दी है। भले से इनकी मानहानि हुई, इन्होंने केस दायर किया, तो जो वो सजा बनने की वो दी जाएगी ना कि इनको भी सजा मौत दी जाए। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो सजा होती है और जो अपराध की गंभीरता है उसके बीच संतुलन बनाया जाए। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी को गाली दे दी तो सजा मौत दे दो। उसके अलावा बाधाओं को दूर करके और अनुकूल कानूनी माहौल को बढ़ावा देकर व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इसको लाया गया है। देखते हैं जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 के बारे में। कब पारित किया गया इसको, तो 2023 के मानसून सत्र के दौरान पारित कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है मैंने आपको पहले बता दिया। ये भी मैंने आपको पहले बताया कि 19 मंत्रालय हैं, 42 केंद्रीय अधिनियम, 183 प्रावधानों के साथ इसको संशोधित करने का प्रस्ताव है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र है, तो पर्यावरण का क्षेत्र हो गया, कृषि का क्षेत्र हो गया, मीडिया का हो गया, उद्योग व्यापार का हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी, कॉपीराइट, मोटर वाहन, सिनेमेटोग्राफी, खाद्य सुरक्षा, ये सारे क्षेत्र ऐसे इसको इसमें संशोधित करने का प्रावधान किया गया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऐसे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है जिनसे सार्वजनिक हित अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होता है, और साथ ही उनके स्थान पर नागरिक दंड या प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था करना है। यानी अगर कोई छोटा मोटा अपराध कर रहा है तो जरूरी नहीं कि उसको तुरंत उठा के जेल में डाल दिया जाए। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को हमारे खतरा नहीं हो रहा है, सार्वजनिक हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे छोटे मोटी सजा के लिए आप जुर्माने देकर के बाहर रह सकते हैं, आपको जेल में डालने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी जेल में क्या है, बहुत सारी भीड़ है, पे बहुत ओवर क्राउडिंग है वैसे ही, तो इस वजह से इसको लाया गया कि छोटे मोटे जो अपराध हैं उसको अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर रखा जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो उसमें पहला पॉइंट है कि कुछ प्रावधानों में कारावास की धाराओं और अथवा जुर्माने को हटाने तथा कुछ अन्य मामलों में उन्हें दंड में बदलने का प्रावधान किया गया। यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है, पहले कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसके तहत आपको कारावास की सजा दी जा सकती थी, जेल में डाला जा सकता था, अब उसको हटा दिया गया। उसके अलावा जुर्माना लगाया जा सकता था तो उसको भी हटा दिया गया। अब क्या सजा देनी है, कितनी सजा देनी है, कौन डिसाइड करेगा, तो डिसाइड करेगा एक अधिकारी रहेगा। और इस अधिकारी को कौन नियुक्त करेगा, जो संबंधित मंत्रालय विभाग है वो इसको नियुक्त करेगा, यही अधिकारी फैसला लेगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह विधेयक कुछ प्रावधानों में अपराधों के शमन की भी व्यवस्था करता है। इसका क्या मतलब है, जिसका अर्थ है कि अपराधी न्यायालय मुकदमे के बिना एक निश्चित राशि का भुगतान करके अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं। यानी मान लीजिए किसी के साथ आपका विवाद हो गया, कोई मुद्दा हुआ, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप न्यायालय में जाइए, मुकदमा दायर करिए, FIR दायर करिए। आपका क्या हो सकता है कि कुछ जुर्माना पे करिए और आप दोनों अपने अपने रास्ते, बस बात खत्म। इस विधेयक में निर्दिष्ट अधिनियमों में विभिन्न अपराधों के लिए न्यूनतम राशि में कितना, तो 10% की वृद्धि के साथ प्रत्येक 3 वर्ष में जुर्माने की आवधिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब समझिए, जैसे ये जो विधेयक आया है इसमें बहुत सारे अधिनियमों को एक साथ रखा गया है। जैसे मान लीजिए भारतीय वन अधिनियम 1927 का है। अब इसके तहत न्यूनतम जितनी भी राशि देनी पड़ती थी उसमें क्या किया गया, तो 10% की वृद्धि कर गई। मान लीजिए 100 रुपये देना पड़ता था न्यूनतम, और मैक्सिमम मान लीजिए 1 लाख था, ये मानने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए न्यूनतम 100 रुपये था, इसमें क्या किया, 10% की वृद्धि कर दी गई, यानी अब जो इसकी न्यूनतम राशि 110 हो गई है। इसी तरीके से अन्य अधिनियमों में भी किया गया है। और क्या किया जाएगा, तो 3 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में इसकी समीक्षा भी की जाएगी। उसके अलावा अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि इस विधेयक द्वारा क्या किया गया है, तो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त कर दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो विधेयक है उसके लाभ क्या है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि प्रशासनिक न्याय निर्णय तंत्र शुरू कर विधेयक न्याय प्रणाली पर दबाव कम करता है। यानी आप देखेंगे जो हमारे कोर्ट्स हैं उन पे क्या होता है कि केस का बहुत ज्यादा दबाव रहता है। अब जब यहाँ पे सजा देने का अधिकार किसको दे देगा, नौकरशाही को, तो क्या होगा, यहाँ पे केस कम जाएंगे न्यायालय में, और न्यायालय में केस कम जाएंगे तो उनके ऊपर बोझ कम पड़ेगा। यही बात यहाँ पे की जा रही। लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है और अधिक कुशल तथा प्रभावी न्याय वितरण की सुविधा प्रदान करता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि विधेयक सुनिश्चित करने के विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देगा कि नागरिक, व्यवसाय और सरकारी विभाग मामूली, तकनीकी या प्रकृतियात्मक चूक के लिए कारावास के भय के बिना काम कर सकेंगे। यानी जैसे पहले होता था ना कि अगर आपसे छोटी सी भी गलती तो राजा क्या करेगा, आपको सजा दे देगा, सजा मौत, सीधा आपका सर कलम कर दिया जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं। अगर मान लीजिए आपसे छोटी मोटी गलती हो भी जाती है, का की जगह खा लिखा जाता है, तो आपको ये नहीं होगा कि सजाए मौत दे दी जाए, आपका सर कटवा दिया जाएगा।
उसके लिए आपको यहाँ पे दंड नहीं दिया जाएगा, आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो थोड़ा आसानी से काम कर सकेंगे, भय के साथ नहीं काम करेंगे, ओपनली काम करेंगे। चिंता है क्या इस विधेयक की? तो जन विश्वास विधेयक कारावास के स्थान पर जुर्माना या सजा का प्रावधान करता है, जो अपराध से मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञों का क्या तर्क है? तो वो कहते हैं कि विधेयक जो है अर्ध अपराधीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। उसके अलावा वास्तविक गैर अपराधीकरण को संस्थागत बनाने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। कौन कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। अगला महत्व बिंदु की वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निर्णय अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चिंता जताई गई है। ऐसी कानूनी कार्रवाई के लिए उनकी तकनीकी क्षमता पर भी सवाल उठाया गया है। यानी यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो वायु प्रदूषण अधिनियम है, उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसके लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, क्या उनके पास वो विशेषज्ञता होगी जो होनी चाहिए? क्या उनके पास वो तकनीकी ज्ञान होगा जो होना चाहिए सजा देने के लिए? वही सारी बात यहाँ पे की जा रही है। विधेयक है जन विश्वास विधेयक 2023 वाला। उसमें क्या किया गया? तो बहुत सारे अधिनियम को एक साथ रखा गया। इसमें कौन कौन सा अधिनियम है? तो इसमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसके अलावा कॉर्पोरेट अधिनियम 1957, पेटेंट अधिनियम 1970, रेलवे अधिनियम 1989, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। इन सारे अधिनियमों को इसमें रखा गया है जन विश्वास विधेयक वाले में। न्यूज है किसके बारे में? तो एमएसएमई कार्ड के बारे में। हुआ क्या है, जो एमएसएमई मंत्रालय है, उसके अलावा एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इन दोनों ने मिलकर के रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। किसके लिए? एमएसएमई क्षेत्र के लिए। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे एमएसएमई कार्ड क्या है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उद्यम पंजीकृत एमएसएमई के लिए पूरे भारत में पायलट आधार पर एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब ये कार्ड क्या करेगा? तो उनके व्यवसाय से संबंधित जो भी परिचालन खर्च होते हैं, यानी उनको चलाने के लिए जो भी खर्चा आता है, उसके लिए जैसे डिजिटल भुगतान हो गया, उसके अलावा उपयोगिता बिल भुगतान हो गया, कर या वैधानिक भुगतान आदि को पूरा करने के लिए एक सरल भुगतान तंत्र प्रदान करेगा। अगला बिंदु की एमएसएमई उधारकर्ता क्या करते हैं? तो बैंक की नीति के अनुसार अपने व्यवसायिक खर्च पर ब्याज मुक्त ऋण का आवधिक लाभ भी उठाते हैं। यानी अगर बैंक की नीति अलाउ करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्याज फ्री, ब्याज आपको नहीं देना है, ऐसे खर्चे भी इसको देते हैं। एमएसएमई क्षेत्र को ऐसे ऋण भी देते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है? तो भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों को संचालन के लिए एक छत्र संगठन, छत्र संगठन का क्या मतलब होता है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसका मतलब ये होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के नीचे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिला दिया गया, यानी एक ही संगठन में कई सारी संगठन काम कर रही है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। क्या? तो एनपीसीआई किसकी किसकी पहल है? आरबीआई की पहल होगी। उसके अलावा आरबीआई प्लस आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ, इन दोनों की मिलकर के संयुक्त पहल है एनपीसीआई। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इन्होंने क्या कहा कि 2047 तक हम अपने देश को विकसित देश की श्रेणी में ले आएंगे। तो यहाँ पे इस वजह से न्यूज चर्चा में आएगी कि विकसित देश होता क्या, उसके मुद्दे क्या हैं, और हमारा देश अभी कहाँ स्टैंड करता है, जब आज़ाद था तब कहाँ पे स्टैंड किया था, यानी 1947 से अब तक की क्या उपलब्धियाँ रही, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस आर्टिकल में। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि विकसित देश क्या होता है और अल्प विकसित अविकसित देश क्या होता है, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? चलिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि विकसित क्या होता है, अविकसित क्या होता है। और अगर ये देश के लेवल पे ही नहीं, आप अपने आसपास के क्षेत्रों के लेवल पे भी कह सकते हैं। जैसे आपका शहर है या आपका गांव है, तो आप उसको देखिए कि विकसित है कि नहीं है, और आसपास का जो गांव है, शहर है, उसको देखिए कि विकसित है कि नहीं है। इस तरीके से आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये आर्टिकल इसी के बारे में बात कर रहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने क्या किया है, तो 5 प्रण या 5 प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा है प्रत्येक देशवासी से, ताकि क्या कर सके हम 2047 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में रख सकें। ये चर्चा में क्यों आ गया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया कि जो स्वतंत्रता दिवस है, इसके संबोधन में उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक भारतीय को 5 प्रण या 5 प्रतिज्ञा लेना चाहिए। कब तक के लिए? 2047 तक के लिए, जब तक हमारा देश अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेगा। इसमें पहली प्रतिज्ञा क्या थी? इसमें पहला प्रण क्या था कि अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाना है। ये पहला प्रण था। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है विकसित देश क्या है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि औद्योगिकीकृत होगा, यानी उद्योग धंधे वहाँ पे ज्यादा होंगे। उसके अलावा जीवन की उच्च गुणवत्ता होगी। उसके अलावा एक विकसित अर्थव्यवस्था भी होगी, और कम औद्योगिकृत देशों की तुलना में उन्नत तकनीकी बुनियादी ढांचा होगा। एक तरफ आप यूएसए को रखिए, एक तरफ आप श्रीलंका को रखिए, अपने आप डिफरेंस आप समझ जाएंगे, दोनों के बीच अंतर आप समझ जाएंगे कि कौन सा विकसित है और विकसित देश में क्या क्या होता है। अब यहाँ पे बात करें कि आर्थिक विकास को नापने के लिए सामान्यतः कौन कौन से मानदंड है, तो पहला जीडीपी, उच्च जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति अर्जित धन की राशि के साथ। यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जीडीपी भी आपकी अच्छे लेवल की हो, उच्च, उसके अलावा जो प्रति व्यक्ति आय होती है, हर आदमी को मिलने वाले जो अनुपात होता है, जो यहाँ पे माध्य होता है, वो भी अच्छा होना चाहिए। अगला बिंदु बताया जा रहा है कि जो अर्थव्यवस्था होगी उनकी वो
तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र पर ज़्यादा डिपेंड होगी। अब तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो जो कंपनियों को मनोरंजन हो गया, उसके अलावा वित्तीय हो गया और खुदरा विक्रेताओं जैसे सेवाएं प्रदान करते हैं। उसके अलावा उद्योग के चतुर्थ क्षेत्र कौन से है, तो ज्ञान आधारित गतिविधियां जैसे सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, अनुसंधान और विकास हो गया, साथ ही परामर्श सेवाएं और शिक्षा पर हावी होना हो गया। यानी जो विकसित अर्थव्यवस्था होगी वो किस पे हावी होगी, किस पे चल रही होगी, तो तृतीय क्षेत्र जो होगा अर्थव्यवस्था का, उसके अलावा चतुर्थ क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र में क्या था, चतुर्थ क्षेत्र में क्या था, मैंने आपको बता ही दिया। अगला बिंदु की उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ये क्या बात की जा रही है, आमतौर पर उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था अधिक उन्नत होती हैं। जैसे आप ब्रिटेन को देख सकते हैं, विश्व को देख सकते हैं। इसका क्या मतलब कि एक समय तक तो उद्योग के पीछे लोग भाग रहे थे, उद्योग लगा रहे थे, अब क्या होगा, उद्योग लग चुके हैं, अब इनको उद्योग लगाने की जरूरत है नहीं। अभी लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे सेवाएं प्रदान करते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगला बिंदु की मानव विकास सूचकांक, इसमें क्या बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI जीवन प्रत्याशा और शिक्षा के सूचकांकों पर केंद्रित है और किसी देश में प्रति व्यक्ति शुद्ध संपत्ति या वस्तुओं की सापेक्ष गुणवत्ता जैसे कारकों को ध्यान में नहीं रखता है। यानी यहाँ पे क्या बात करें, इसको मानव विकास सूचकांक है, किस पे आधारित है, तो जीवन की प्रत्याशा और शिक्षा के जो सूचकांक है उस पर आधारित है। उसके अलावा जो प्रति व्यक्ति आय होते हैं ना, उस पर ये ध्यान नहीं रखता है, उसको ये ध्यान में लेकर के नहीं चलता है। अब यहाँ पे कुछ देशों को सकल राष्ट्रीय आय GNI ग्रॉस नेशनल इनकम के बेस पे बांटा गया है। जहाँ पे पहला कैटेगरी केस में लो इनकम यानी निम्न आय वाले देश कौन कौन से हैं, जिनके पास या तो $1085 से कम आय होगी या इसके बराबर आय होगी, इसको रखा जाएगा निम्न आय वाली श्रेणी में। इसमें पहला देश कौन सा, तो सोमालिया, इसका कितना है GNI, इसका है 450। उसके अलावा अफगानिस्तान, इसका कितना है 500। उसके अलावा जाम्बिया 1040, इनकी GNI ग्रॉस नेशनल इनकम है, सकल राष्ट्रीय आय है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगला कैटेगरी क्या है, तो लोअर मिडिल इनकम यानी निम्न मध्य आय। इस वाले देश, इस कैटेगरी में कौन कौन से देश रखे गए हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों रखे गए हैं। उसके अलावा बांग्लादेश भी इसी में रखा गया है, यानी हम लोग जो हैं, जो हमसे बने हैं दोनों देश, वो भी हमारे आसपास ही चल रहे हैं। अगली श्रेणी क्या है, तो उसमें अपर मिडिल इनकम यानी उच्च मध्य आय। इसमें कितना से कितना तक रखा गया, तो $4256 से लेकर के $13,205 जिनकी आय होगी, GNI होगी, उनको इस श्रेणी में रखा गया है। इसमें कौन कौन से, तो साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना हो गया। उसके अलावा हाई इनकम उच्च आय वाले कौन कौन से, तो जिनके आय जो है वो $13,205 से अधिक होगा, GNI जिनका इससे अधिक होगा उसको रखा गया, जैसे UK हो गया, USA हो गया, उसके अलावा नॉर्वे हो गया। अब यहाँ पे बात करें कि विकसित देश की परिभाषा, तो जाहिर सी बात है कि विकसित देश की कोई सर्वमान्य परिभाषा तो हो ही नहीं सकती, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जिसके तहत ये रखा जाए कि आपको ये चीज़ बता दी, कि आपको ये पॉइंट दे दिया कि आपके पास 10 लाख रुपए होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, तो आप अमीर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात करें कि कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, कोई ऐसी परिभाषा नहीं जो ये बता सके कि विकसित देश कौन से होते हैं। लेकिन सामान्यतः इसको ऐसे समझा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, UN क्या कहता है, तो देशों को निम्न, निम्न मध्यम, उसके अलावा उच्च मध्यम और उच्च आय वाले देशों में वर्गीकृत करता है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे PPT के थ्रू समझाया था। उसके अलावा यह वर्गीकरण किसी देश के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI पर आधारित होता है। ये चीज मैंने आपको पहले बताई पीछे वाले PPT में। अब यहाँ पे हम देखते हैं निम्न आय अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति GNI $1085 तक। उसके अलावा निम्न मध्यम आय प्रति व्यक्ति GNI $4255 तक। ये सारी चीज मैंने आपको पहले बता दी पिछले वाले PPT में। यानी 4 कैटेगरी में बांटता है, कौन कौन से, तो निम्न आय अर्थव्यवस्था होगी, उसके अलावा निम्न मध्यम आय वाली होगी, उसके अलावा उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था होगी, उसके अलावा उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था होगी। अब आप यहाँ पे देख लें कि कैटेगरी क्या है, उसके पहले मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे देश संयुक्त राष्ट्र का जो वर्गीकरण है उसका विरोध क्यों करते हैं, तो उसके पीछे कई वजह हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण बहुत अधिक सटीक नहीं, क्यों, क्योंकि क्या करता है, तो सीमित मात्रा में चीजों को लेता है और उसी का विश्लेषण करके उसी के आधार पर क्या करता है, विकासशील और विकसित देश की कैटेगरी में रखते हैं, इस वजह से इसका विरोध किया जाता है। इसके आधार पर क्या हो, तो सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो विकसित देश है, कौन कौन से, तो अमेरिका हो गया, UK हो गया और नॉर्वे हो गया, इसी को सिर्फ विकसित देश की कैटेगरी में रखता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की जबकि लगभग 31 विकसित देश हैं और 17 संक्रमण में अर्थव्यवस्था है। इसका क्या मतलब है कि विकासशील देश की तरफ से विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ छोड़कर बाकी को विकासशील देशों के रूप में नामित किया गया है। चीन के मामले आप देखेंगे कि देश की प्रति व्यक्ति आय जो है सोमालिया की तुलना में नॉर्वे के करीब है। यानी जब चीन की आय जो है उसको सोमालिया की तुलना करेंगे तो क्या पता चलेगा कि नॉर्वे की जितनी प्रति व्यक्ति आय उसके करीब चीन की प्रति व्यक्ति आय निकल के आ रही है। लेकिन चीन की प्रति व्यक्ति आय सोमालिया से 26 गुना है, जबकि नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय चीन से कितना, तो लगभग 7 गुना है। लेकिन फिर भी इससे विकासशील देश का टैग मिला हुआ है। चीन को अभी तक क्या कहते हैं, तो विकासशील देश कहते हैं, विकसित देश नहीं कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि दूसरी ओर यूक्रेन जैसा देश जिसकी प्रति व्यक्ति GNI क्या है, तो $4120 है। चीन का 1/3 है, यानी जितना चीन की प्रति व्यक्ति GNI है उसका 1/3 कौन है, यूक्रेन। और यहाँ पे आप देखेंगे चीन को क्या किया गया, विकासशील देश रखा गया, जबकि यूक्रेन को क्या किया गया, तो संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था के रूप में नामित किया गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना गलत किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि भाई चीन का जो है वो यूक्रेन की तुलना में 3 गुना GNI है, तो चीन को आप विकासशील देश कह रहे हैं, जबकि यूक्रेन का जो है चीन की तुलना में 1/3 है, तो यूक्रेन को आप संक्रमण में कह रहे हैं, यानी ये विकासशील देश की तरफ से विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, तो ये तो गलत है ना। यानी जिस बेस पे GNI के बेस पे आप बांट रहे हैं कि कौन सा विकसित है, कौन सा अल्प विकसित है, कौन सा अविकसित है, तो उसी बेस पे आप देखें तो चाइना जो है
यूक्रेन से बहुत आगे है, तो फिर उसको चाइना को जो है विकासशील देश कैसे कह सकते हैं आप, और यूक्रेन को संक्रमण में कैसे कह सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1980 से लेकर के 2017 के बीच में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे कौन टॉप पर रहा है, तो नॉर्वे टॉप पर रहा है, उसके बाद यूएसए, यूके, चाइना और इंडिया यहाँ पे सबसे नीचे इनमें। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे जो GNI पर कैपिटा है, ये 1965 से लेकर के 2020 की बात की जा रही है। ग्रॉस नेशनल इनकम यानी सकल राष्ट्रीय आय के बारे में बात की जा रही है प्रति व्यक्ति के पास जो होती है, तो इसमें सबसे ऊपर कौन है, उसमें भी नॉर्वे है, उसके बाद यूएसए है, उसके अलावा यूके, उसके बाद फिर इंडिया और चाइना, यानी चाइना कहाँ है, तो इंडिया के नीचे इसमें। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भारत है अभी भी कुछ ऐसे विकसित देश हैं जैसे यूएसए हो गया, नॉर्वे हो गया, इनसे तो पीछे है, लेकिन कुछ विकासशील देश वैसे हैं जिनसे हम पीछे हैं, जैसे चीन को ही ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो अभी चीन से ही हम पीछे हैं, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। उसके अलावा क्या बताया जा रहा है, अगला पॉइंट कि जो जीडीपी के मामले में अगर आप देखेंगे तो भारत 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखते हैं हम, तो हम बांग्लादेश से भी पीछे खड़े नजर आते हैं। अगला बिंदु क्या बताया जा रहा है कि जो भारत है इसकी जो प्रति व्यक्ति आय है, चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से 5.5 गुना अधिक है। उसके अलावा ब्रिटेन के अगर आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, तो भारत से लगभग 33 गुना अधिक है। इस असमानता को मापने और भारत और अन्य देशों के अंकों को मिलान करने के लिए हम क्या करते हैं, तो मानव विकास सूचकांक का सहारा लेते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर जब हम नजर डालते हैं तब ये सारी चीजें पता चलती हैं। भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी, तो 1947 में लगभग 40 वर्ष थी, अब कितना हो गई, तो लगभग 70 वर्ष हो गई। जीवन प्रत्याशा क्या होती है, तो यहाँ जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि औसतन एक व्यक्ति कितने वर्ष जी सकता है, यानी एक प्रकार का माध्य निकाला जाता है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने वर्ष तक जी सकता है औसत रूप से। तो ये बात की जा रही है कि पहले जब स्वतंत्र होता था हमारा देश 1947 में, तब कितना थे, तो लगभग 40 वर्ष थी। क्यों, क्योंकि भुखमरी थी, बहुत सारी बीमारियां थी, हमारे पास ना तो इलाज था ना तो खाना था। तो अब क्या हुआ, उन सारी चीज़ों में सुधार हुआ है, खाने की चीज़ों में भी सुधार हुआ है, इलाज में भी सुधार हुआ है, हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने, स्कूल बने, तो अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ करके कितना हो गई, 70 वर्ष हो गई जीवन प्रत्याशा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत ने प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक तीनों स्तरों पर शिक्षा नामांकन में बड़ी प्रगति की है। अब हम देखते हैं कि आजादी के बाद से भारत का प्रदर्शन क्या रहा है। आजादी जब हुई थी तब हम कैसे थे और अब हम कैसे हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर देखें तो आजादी के समय 1950-51 में कितनी जीडीपी थी हमारी, 2.79 लाख करोड़ थी। अब कितनी हो गई है, तो 147.36 लाख करोड़ हो गई है। अगला बिंदु है कि 3.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 2022 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है भारत की। अब यहाँ पे एक चीज आप सुधार कर लेंगे कि यहाँ पे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद नहीं है, बल्कि ये बन चुकी है, क्योंकि अब हम वर्तमान में डिस्कस कर रहे हैं, ये बन चुकी है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो इसको आप नोटिस कर लेंगे। पीछे भी एक जगह मैंने ये बता दिया है कि 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो उसको सही कर लीजिए, सॉरी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन थी, भारत है। इसको आप सही कर लेंगे। पीछे जो 6th लिखा है उसको मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा, सॉरी उसके लिए, रियली सॉरी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु विदेशी मुद्रा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1950-51 में कितने थे, तो 911 करोड़ रुपए थे विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास। और अब यहाँ पे आप 2022 में देखेंगे तो कितना हो गया, 45,42,615 करोड़ रुपए का हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है। अब भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। खाद्य उत्पाद अगर आप देखेंगे तो 1950-51 में कितना था, 50.8 मिलियन टन से अब कितना हो गया, तो 316.06 मिलियन टन हो गया है। साक्षरता दर अगर आप देखें तो 1951 में कितना थे, 18.3% से 78% हो गई है। महिला साक्षरता दर कितना थे, तो 8.9% से बढ़कर अब कितना हो गया, तो 70% से अधिक हो गई है। यानी आप देख सकते हैं कि सारे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पर काम किया गया, बहुत अच्छे लेवल पर सुधार हुआ है। बात करेंगे दवाओं के बारे में। अभी हाल ही में क्या हुआ है, तो जो हमारे रसायन उर्वरक और उसके अलावा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, उन्होंने क्या किया है, तो दवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च की, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये चर्चा में क्यों, तो हम देखते हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, इन्होंने क्या किया है, औपचारिक रूप से डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जनपथ नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के सुदृढ़ीकरण की योजना का शुभारंभ किया। इस वजह से चर्चा में आ गया, तो हम इसके बारे में देखते हैं योजना क्या है, कैसे लेकर के। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को और बढ़ाना। जैसे आप देखेंगे कि जो जेनेरिक दवाएं होती है, जेनेरिक दवाओं से क्या मतलब है कि जब भी कोई दवा बनती है तो उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, उसके ऊपर पैसा खर्चा होता है, तो उसका पेटेंट कराया जाता है, और जब पेटेंट खत्म हो जाता है तो उसको कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसको कोई भी बना सकता है उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए। तो वही बात की जाती है, जब पेटेंट खत्म हो जाता है तब भारत क्या करता है, ऐसी दवाओं को बनाना शुरू कर देता है, तो उसी को जेनेरिक दवाएं कहा जाता है। इस क्षेत्र में क्या है, भारत सबसे आगे है, यानी इसने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया इस फील्ड में। अगला बिंदु कि इसका उद्देश्य क्या है, तो गुणवत्ता और लागत दोनों के मामले में इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतीय फार्मा एमएसएमई को अनुसूची एम और डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करके वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनाना है। यानी यहाँ पे जो दवाएं बनाई जाएगी, ऐसे नहीं कि कोई सी भी दवा बना दो मुंह उठा करके, यहाँ पे क्या किया जाएगा कि इसको डब्ल्यूएचओ से प्रमाणित भी कराया जाएगा, उससे प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये योजना
फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड पूंजी और ब्याज सब्सिडी के साथ साथ फार्मा क्लस्टरों में अनुसंधान केंद्र, परीक्षण प्रयोगशालाओं और ईटीपी सहित सामान्य सुविधाओं के लिए 20 करोड़ रुपए तक का समर्थन प्रदान करती है। एंड यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जो फार्मा का क्षेत्र, दवाओं का क्षेत्र, इसमें क्या किया जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को लाया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाएगा, उसमें जो भी जरूरत पड़ेगी, चाहे प्रौद्योगिकी की होगी चाहे कौशल की होगी, उसके लिए क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे ब्याज मुक्त आपको ऋण भी दिया जाएगा, सब्सिडी भी दी जाएगी। ये सारी बातें की जा रही है यहाँ पे। योजना को लागू करने के लिए क्या होगा, तो सिडबी क्या करेगा, परियोजना प्रबंधन सलाहकार होगा। सिडबी क्या है, तो सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो ये क्या करेगा, सलाह देगा, सिर्फ सलाहकार का काम है इसका। इस योजना में कितने हैं, तो 3 घटक हैं। इसमें पहला घटक क्या है, सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग को सहायता देना। इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य सामान्य सुविधाएं बनाकर मौजूदा फार्मास्यूटिकल क्लस्टरों की निरंतर वृद्धि के लिए उनकी क्षमता को मजबूत करना है। सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला घटक क्या है इसका, तो फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानकों को पूरा करने के लिए सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम फार्मा उद्यमों को सुविधा प्रदान करना है। उन मानकों को पूरा करने के लिए उनके पूंजी ऋण पर ब्याज छूट या पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला घटक है इसका, तो फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अध्ययन करना, सर्वेक्षण करना, रिपोर्ट देना, जागरूकता कार्यक्रम चलाना, उसके अलावा डेटाबेस का निर्माण करना और उद्योग को बढ़ावा देना। ये सारे इसके उद्देश्य हैं। जिससे क्या होगा, तो फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में वृद्धि होगी और उसके विकास को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। अब हम देखते हैं कि इस योजना का महत्व क्या है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो पहले से मौजूदा बुनियादी सुविधाएं उसको क्या करेगा, और भी मजबूत करेगा। उसके अलावा भारत को वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में एक नेता के रूप में उभारेगा। उसके अलावा सतत विकास सुनिश्चित करेगा। अगला, मौजूदा फार्मा समूह के लिए आवश्यक समर्थन के संदर्भ में बढ़ती मांग को संबोधित करेगा। यानी जो पहले से फार्मा समूह है, अगर उनको कोई जरूरत है तो उसकी भी देखभाल करेगा। अगर उनको वित्तीय सहायता चाहिए तो उसको ये प्रोवाइड कराएगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की निवेश बढ़ाता है, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करता है और उद्योग को भविष्य के उत्पाद और विचार विकसित करने में सक्षम बनाता है। एंड इसमें क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट भी किया जाएगा, रिसर्च भी की जाएगी, अनुसंधान भी किया जाएगा, उसके अलावा इनोवेशन भी की जाएगी। उसके अलावा क्या किया जाएगा, जो भविष्य है आने वाले समय में इसको और अच्छे से लेकर के चला जाएगा। ये सारी बातें की जा रही हैं। फार्मा सेक्टर से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी, तो इसमें पहला है बल्क ड्रग पार्क योजना। उसके अलावा उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, पीएलआई प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव योजना। यहाँ पे बात करें बल्क ड्रग पार्क स्कीम के बारे में, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि क्या किया जाएगा। यहाँ पे सॉल्वेंट रिकवरी, यानी कि सॉल्वेंट रिकवरी का क्या मतलब, विलायक को फिर से प्राप्त करना। उसके अलावा क्या किया जाएगा, तो अलवणीकरण के लिए एक प्लांट लगाया जाएगा। उसके अलावा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, विद्युत प्राप्त करने के लिए भाप का जो होता है वो एक प्लांट लगाया जाएगा। उसके अलावा क्या किया जाएगा, जहाँ पे प्रदूषण से उत्पन्न होगा उससे निपटने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं एपीआई। एपीआई का क्या मतलब है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए जो पीएलआई योजना चलाई जाती है, पीएलआई योजना की मैंने पीछे आपको बताया, यहाँ पे बात की जा रही है इसके बारे में। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इसके लिए कितना टोटल पैसे दिए, तो 6000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने प्रोडक्ट को, कितने उत्पाद को इसमें कवर किया गया, तो 41 प्रोडक्ट को इसमें कवर किया गया है। उसके अलावा क्या बात की जा रही है कि इससे कितना उम्मीद है निकलने की, यानी अगर हम इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं तो कितना पैसा निकलने की उम्मीद है, 46,000 करोड़ रुपए यहाँ पे बेनिफिट होने की उम्मीद है। अब एपीआई क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के, इसको समझ लीजिए। जो भी दवाएं बनाई जाती है ना, उसमें जो कच्चा माल होता है उसी को एपीआई कहा जाता है। और ये हम ज़्यादातर चाइना से आयात करते हैं, इसके लिए हम चाइना के ऊपर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसके लिए कितना छूट दी जाएगी, तो 20% की छूट दी जाएगी इस पर। उसके अलावा क्या बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो रसायन आधारित दवाएं होंगी उसके लिए क्या किया जाएगा, तो 10% की छूट दी जाएगी। आर्टिकल में हम बात करेंगे एफएटीएफ के बारे में। एफएटीएफ क्या है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या कर रहा है, तो एनजीओ से जुड़े जो इसके दिशा निर्देश हैं, जो इसके प्रावधान है, उसको संशोधित करने जा रहा है ताकि ये लोग क्या करें, आतंकवादियों को वित्त पोषण ना कर सके। उसी के बारे में ये आर्टिकल है। हिंदी में क्या कहते हैं, तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। इसने क्या किया है, तो गैर लाभकारी संगठनों एनपीओ को आतंकवादी वित्त पोषण के लिए दुरुपयोग से बचाने के उद्देश्य से अपनी वर्तमान सिफारिशों को संशोधित करने जा रहा है। अब एफएटीएफ के मसौदा प्रस्ताव के अनुसार देशों को गैर लाभकारी संगठनों के लिए उत्पन्न आतंकवादी वित्त पोषण जोखिम की विभिन्न डिग्री और उन्हें कम करने के उपायों से संबंधित स्तरों की समझ विकसित करनी चाहिए। यानी एफएटीएफ क्या बता रहा है कि जो एनजीओ होती हैं, अगर ये आतंकवादी वित्त पोषण में शामिल है तो इसके लिए कौन से स्तर पर शामिल है, कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं पैसा, ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए देश को रेडी रहना चाहिए, इस पर निगरानी रखनी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि एफएटीएफ की सिफारिशों को वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल और आतंकवादी विरोधी वित्त पोषण सीएफटी मानकों के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला बिंदु है कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। एफएटीएफ क्या करता है, तो एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और समूह विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा के लिए नीतियों को विकसित करता है और बढ़ावा देता है। मनी लॉन्ड्रिंग से क्या मतलब, इसका मतलब है कि अवैध धन को वैध बनाना, बस इतना समझिए। अवैध धन को वैध बनाना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। उसके अलावा आतंकवादियों को जो पैसा दिया जाता है
उस पर निगरानी करता है, उसके लिए निपटता है। और यहाँ पे ये क्या करता है, तो ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, इन सारी लिस्ट में देशों को डाल देता है। जब यहाँ पे देशों को इसमें डाल देता है तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। उससे कोई व्यापार नहीं करता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इन्वाइट नहीं किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं, तो उसको बहुत सारी दिक्कतें होती है। इस वजह से लोग क्या करते हैं, FATF की ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट हमेशा चर्चा में रहती है। इसकी वजह से ये चर्चा में बना रहता है। और यहाँ पे ये क्या करता है, तो आतंकवादी वित्त पोषण से निपटता है, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटता है। इसके लिए एक अंतर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। कुछ ऑनलाइन या फैक्चुअल टाइप के करंट अफेयर्स जो डायरेक्टली आपसे वनडे एग्जाम या स्टेट पीएससी या प्री में पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि एक जिला एक उत्पाद योजना जो है ये कौन शुरू करेगा, तो गुजरात सरकार अभी इसको शुरू करने जा रही है। पहले कहाँ पे था, तो ये उत्तर प्रदेश में था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतीय मूल के वैभव तनेजा ये क्या हुए, तो टेस्ला के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। उसके अलावा हाल ही में कोरोना के एक नया वेरियंट, ये कोरोना का नया वेरियंट जो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इरिसिया EG 5.1। इसका पता कहाँ से चला, तो ब्रिटेन से इसका पता चला, यानी ब्रिटेन में बहुत तेजी से फैल रहा है। फिर से चर्चा में आ गए। ये कोरोना जो है ना पीछे नहीं छोड़ रहा है यार, कोरोना किसी न किसी रूप में आ ही जा रहा है, बड़ा बेशरम है ये। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो चीन में इसका आयोजन किया गया था। इसमें पहले स्थान पर चीन है और भारत कौन से स्थान पर, तो भारत इसमें 7वें स्थान पर है। हुन मानेट ये कौन है, तो कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। महिला अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो UN वुमेन और केरल सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। जय सैनी कौन है, तो ये ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 इनको दिया गया है। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, तो मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला बिंदु की थेलियन कला अनुष्ठान कला का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका केरल में आयोजन किया गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की संग्राम सिंह क्या हुए हैं, तो वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। मालाबार अभ्यास के 31वें संस्करण 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होगा। और इसका आयोजक कौन होगा, इसको हेड कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया ही इसको हेड भी करेगा, इसका अध्यक्ष वही होगा। जुर्जुवे क्या है, तो प्रसव के बाद अवसाद या डिप्रेशन को रोकने वाली दुनिया की पहली गोली है। प्रसव मतलब जब डिलीवरी होती है उसके बाद जो डिप्रेशन होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो बच्चा उसकी वजह से डिप्रेशन, उसका मतलब ये है कि वो एक प्रकार का विशेष हार्मोन निकलता है जो महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक होता है, जो महिलाओं को अवसाद की स्थिति में या डिप्रेशन की स्थिति में डाल सकता है। तो उसी के लिए दवा बनाई गई, जुर्जुवे उसका नाम है। हो सकता है कि आपसे ऐसे शब्द दे दे कि जुर्जुवे क्या है, अब आपसे पूछे कि एक प्रकार का मालवेयर है, एक प्रकार की दवा है, एक प्रकार का पक्षी है, ये सारी चीज़ आपसे पूछे तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें। मैं कोशिश करूँ कि वीडियो रोज सुबह 10 बजे से पहले पहले अपलोड कर दी जाए। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको 8 बजे तक हर हाल में अपलोड कर दी जाए। आप लोग का क्या ख्याल है, आप लोग अगर चाहते हैं कि 8 बजे तक वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय।